policy. The next topic is the challenges to Pakistan foreign policy. जो हमारी foreign policy है उसको आजकल के ज़माने में आजकल कौन से मुश्किलात का सामना है और कौन से ऐसे challenges हैं जिसे पाकिस्तान की foreign policy ने नबर्द आज़मा होना है. So the first is security concern post 9/11 attacks. So as you know that after 9/11 attacks, जब सितंबर 11 को जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स है यूएस में उस पे 2 दहशतगर्द हमले हुए जिसकी वजह से द वर्ल्ड saw a new change and war against terrorism started. So after that 9/11 event, Pakistan is facing severe security concern. पाकिस्तान को काफ़ी ख़तरनाक मसाइल का सामना है. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पे यही दहशतगर्द ग्रुप मुकीम है एंड दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट आल्सो फॉर अफ़गानिस्तान एंड देन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल. तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिन्होंने कबायली इलाकों में पनाह ली हुई है, so they are a source of threat to Pakistan existence. It has made Pakistan foreign policy again very challenging. How to deal with these threats, how to deal with the security of the country after these 9/11 attacks. तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है it is facing very high challenges at present. Earlier the threats were from India, then Russia military adventure and then Afghan civil war. तो पाकिस्तान को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जो थ्रेट्स हैं उनका सामना करना पड़ा है. जिस तरह पहले इंडिया से उनको ख़तरा था, उसके बाद ड्यूरिंग रशिया इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, सो पाकिस्तान वाज फेसिंग द डेंजर फ्रॉम अटैक फ्रॉम रशिया. और उसके बाद जब सिविल वॉर अफगानिस्तान में शुरू हुआ, अगेन दैट वाज अ इनसिक्योर सिचुएशन फॉर पाकिस्तान. और आजकल again the threats are again from mostly from two. One is from India and the second is from these extremists. तो इंडिया से भी ख़तरा है और उसके साथ ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे भी पाकिस्तान की बका को ख़तरा है. Therefore Pakistan has suffered a lot in this war against terrorism and it's this security concern. Pakistan suffered huge economic losses. More than $80 billion losses since 2001 and more than 50,000 lives. तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान है पाकिस्तान का कि इसको $80 बिलियन का नुकसान हुआ है ऑन इकोनॉमिक लेवल. पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इट इज़ अ डेवलपिंग स्टेट और ये जो फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो पोस्ट 9/11 के बाद जो इंसिडेंट्स हैं और जो इवेंट्स हैं इसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है. पाकिस्तान इतने ज़्यादा लॉसेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता. और इसके अलावा 50,000 लाइव्स आलमोस्ट इससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है. 50,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं. तो ये उससे भी बड़ा लॉस है. सो वी कैन सी दैट दैट्स अ वेरी worst loss to Pakistan and that's the state which is most seriously affected by terrorism. The atmosphere of fear and unrest in people and decline in foreign investment due to war against terrorism continue. तो अभी भी जारी है ये जो फिजा है, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई. Still we have the atmosphere of fear. अभी भी खौफ की फिजा बरकरार है. Unrest in people, लोगों में बेचैनी है, लोगों को एक हमेशा एक खौफ का एहसास है क्योंकि किसी भी वक्त कहीं पे भी धमाका हो सकता है. द सिक्योरिटी सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड एंड देयर इज़ अ डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें बतदरीज कमी हो रही है. तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एंड पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस सिक्योरिटी कंसर्न आफ्टर 9/11. The challenge is how to adopt a foreign policy to face these kind of consequences, to face these kind of threats. So Pakistan foreign policy is facing high challenges because of the
post 9/11 attacks. The second is safeguarding sovereignty, अपने इक़्तिदार आला की हिफाजत करना. So US hot pursuit of Al-Qaeda and Taliban remnants continue. तो अमेरिका मुसलसल अल-कायदा और तालिबान के जो बकाया जात हैं उनके ताक़ुब में है, उनके पीछे जा रहा है, उनको ढूंढ रहा है. और इसलिए US also intervene in Pakistan in order to search for these Al-Qaeda leaders, and in order to search for these Taliban leaders. US also keep a watch on Pakistan and Pakistan-Afghanistan border, and is searching for these people who are wanted by United States. Therefore, the US resort to drone attacks on different villages of बाजोड़ एजेंसी एंड वजीरिस्तान. अब इन्हीं दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा है. ये ड्रोन हमले बाजोड़ एजेंसी और वजीरिस्तान के इलाके में हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे US सस्पेक्ट करता है, US को शुबा है कि जो तालिबान और अलकायदा के लीडरान हैं वो यहाँ पे छुपे हुए हैं, और इसलिए उनके मकामात को US बाकायदा टारगेट करती है थ्रू ड्रोन अटैक्स. But these drone attacks is a threat to Pakistan sovereignty. ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये पाकिस्तान की सरहदों पे एक हमला है. ये पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है, जो पाकिस्तान का इक़्तिदार आला है, उसके खिलाफ जाता है. A country cannot attack another country inland because this is against international law. This is against the international norms. एक कंट्री दूसरे के सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती बग़ैर इजाज़त लिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि US मुसलसल पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है और पाकिस्तान की जो हदूद हैं, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है. तो ना सिर्फ ड्रोन अटैक बल्कि इसमें पे अटैक ऑन सलाला चेक पोस्ट, जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ जिसमें काफ़ी फौजी जवान जान से हाथ धो बैठे. इसके बाद एबटाबाद रेड है, जब एबटाबाद में ओसामा की तलाश में अमेरिका और इसके चंद जो अमले हैं उन्होंने बाकायदा हमला किया, एंड दे अटैक्ड एंड दे टुक ओसामा बॉडी फ्रॉम पाकिस्तान, एंड देन द क्रॉस फायरिंग अक्रॉस वेस्टर्न बॉर्डर, और साथ में जो मगरबी बॉर्डर में जो मुसलसल फायरिंग का तबादला होता रहता है. तो दिस इज ऑल अगेंस्ट आवर सॉवरेंटी. पाकिस्तान इज फेसिंग दिस एज अ वेरी सीरियस चैलेंज कि भाई ये जो इसके सरहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, अमेरिका मुसलसल इसके सरहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है. सो दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ. हाउ पाकिस्तान शैल प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेंटी, दैट्स अ वेरी ग्रेट चैलेंज फॉर पाकिस्तान. The effect of these attacks are the casualties and death toll of innocent civilians, women and children. तो ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से मासूम लोग जान से हाथ धो रहे हैं. इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें औरतें भी हैं, इसमें मासूम बच्चे भी हैं. तो ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा. अमेरिका ये समझती है कि ड्रोन अटैक से वो अपने मकासद हासिल कर रही है, हालांकि ड्रोन अटैक्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है. ड्रोन अटैक्स में जो टारगेट्स हैं वो या तो मर जाते हैं या नहीं, लेकिन जो मासूम लोग हैं, जो सिविलियन आबादी है, वो काफ़ी मुतासिर हो रही है. तो ड्रोन अटैक्स की वजह से काफ़ी मासूम लोग जान से हाथ धो रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस इनोसेंट किलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड women and old people, so there is a strong public reaction against these drone attacks. तो अवाम में एक बेचैनी पाई जा रही है, अपने अवाम में भी, और इसके अलावा जो वहाँ के मकामी लोग हैं तो उनमें काफ़ी ज़बरदस्त बेचैनी पाई जा रही है, वो इज़्तिराब का शिकार हैं. So therefore these drone attacks are resulting in negative consequences. They are resulting in very serious effects. वो कौन से effects हैं? This drone attacks is resulting in suicide attacks on Pakistan law enforcing agencies, on airports, on police stations and civilian places. कि जो ड्रोन अटैक्स हैं
उनका एक रिटेलिएशन आ रहा है, उनका एक ऐसा नतीजा आ रहा है जो कि अमेरिका परस्यू नहीं कर रही, और वो क्या है कि दीज ड्रोन अटैक्स आर रिजल्टिंग इन सुइसाइड बॉम्बिंग। वहाँ से खुदकुश बमबार आते हैं, क्योंकि जब उनको और उनकी फैमिली को नुकसान पहुँचता है तो उनके दिल में बदला लेने का एक जज्बा पैदा होता है, और फिर वो यहाँ पे आके जो पाकिस्तानी आर्मी है और जो पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, जो पुलिस है, तो उनके खिलाफ खुदकुश धमाके करती है, क्योंकि वो ये समझती है कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, तो वो भी इनकी हेल्प कर रहे हैं। सो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल इक्वली फॉर द यूएस क्राइम्स, देयरफॉर दे स्टार्ट अटैकिंग द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज। तो जिसकी वजह से जितने भी ये आर्मी के चेक पोस्ट हैं वहाँ पे वो हमले कर लेते हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं, पुलिस स्टेशंस पे हमले हो जाते हैं। इसके अलावा जो पुलिस मोबाइल वैन्स होती हैं उनको निशाना बनाया जाता है। और इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जिस तरह पार्क्स हैं, जिस तरह मार्केट्स हैं, तो वहाँ पे भी यही कुछ धमाके हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मासूम लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिस इज़ द वायलेशन ऑफ पाकिस्तान टेरिटोरियल सॉवरेंटी एंड डिग्निटी। ये पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, क्योंकि यूएस मुसलसल पाकिस्तान के सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो मजरूह हो रही है। पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को जगहसाई का मौका मिल रहा है पाकिस्तान के ऊपर। सो पाकिस्तान इज़ ट्राइंग how to deal with these kind of problems. The challenge Pakistan is facing is how to secure its western border. कि किस तरह अपना ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है इसको सिक्योर बनाया जाए। How to avoid a conflict with the US and its allies. किस तरह जो US है, जो अमेरिका है, जो कि सुपर पावर है, और साथ में उसके जो मगरबी इत्तेहादी हैं, किस तरह उनके साथ एक कशीदगी की फ़िज़ा को ख़त्म की जाए। क्योंकि अगर ड्रोन आता है और उसको मारा जाता है, उसको मारना इतनी कोई बड़ी बात, इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इट कैन ईजिली बी टारगेटेड बाय पाकिस्तान आर्मी, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? सो हाउ पाकिस्तान विल अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद द यूएस एंड इट्स एलाइज? हाउ टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ इट्स सॉवरेंटी while ensuring the flow of foreign aid and loans? किस तरह अपने सॉवरेंटी को, अपनी सरहदों की जो खिलाफ वर्जी है उसको भी बचाया जाए, और साथ में पाकिस्तान को जो इमदाद मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं धमाकों की वजह से, इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की वजह से काफ़ी माशी बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान नीड फंड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव फॉर इट्स इकोनॉमिक लॉस, एंड द नेक्स्ट इज whether to continue as an ally for war against terrorism or to pull out of the war. क्या ये जो war against terrorism है इसको जारी रखे, क्या इसी तरह में हेल्प करता रहे, या अपने आप को इस जंग से बाहर ले आए कि दिस इज़ नॉट आवर war, दिस इज़ US war and Pakistan stand out of the war and have its own policy. So these are some of the challenges which are faced by our foreign policy. The next challenge that our foreign policy faces is the label of being a terrorist and a rogue state. So combating Western self-created concept of blaming Muslim as terrorist. हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो मुसलसल मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने खुद अपना एक इमेज बना दिया है कि जो मुसलमान हैं वो टेररिस्ट हैं, और फिर पाकिस्तान का नाम बार बार आता है जब भी तालिबान का जिक्र आता है, और जब भी अलकायदा और तालिबान की बात आती है तो फिर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज काफ़ी मुतासिर हो रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी को ये भी एक ज़बरदस्त और बड़े चैलेंज का सामना है, एक बड़े मसले का सामना है कि किस तरह ये जो लेबल पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है इससे कैसे बचा जाए, कैसे डिफेंड किया जाए, हाउ टू अडॉप्ट अ पॉलिसी एंड हाउ टू स्ट्रगल अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा एंड वेस्टर्न क्रिएटेड कंसेप्ट दैट पाकिस्तान is not a terrorist country,
Pakistan is a peace-loving country. Pakistan is a moderate country and it is striving against war against terrorism. Even Pakistan का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है. So Pakistan faces tremendous pressure from Western media, which links Pakistan armed forces and nuclear scientists with Al-Qaeda and Taliban as responsible for nuclear proliferation. तो जो वेस्टर्न मीडिया है और जो वेस्टर्न कुछ गवर्नमेंट्स हैं तो वो पाकिस्तान को मुसलसल ब्लेम कर रहे हैं. पाकिस्तान में फिर वो मुसलसल जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसको ब्लेम कर रही है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है इट इज़ हेल्पिंग द तालिबान ग्रुप्स, इट इज़ हेल्पिंग द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, it is providing assistance to these groups. So this is blaming Pakistan Army. साथ में जो पाकिस्तानी हीरो हैं डॉक्टर कदीर खान जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं तो उनको भी ब्लेम किया जाता है कि ही इज़ हेल्पिंग द अदर स्टेट्स इन ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. तो ये इन सारे प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है कि पाकिस्तान को बदनाम करना. तो पाकिस्तान ने इस इमेज से भी अपने आप को निकालना है. पाकिस्तान आल्सो has to struggle for mechanism by which it can counter these kind of allegations. ये सारे एक प्रोपेगेंडा है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं ताकि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बनाया जाए. इसमें इंडिया का भी रोल है. इंडिया भी मुसलसल प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है. The US expressed serious concern regarding the authenticity of the command and control system and Pakistan's ability to protect its nuclear assets and prevention of transfer of nuclear technology to other states. तो ये भी मुसलसल अपनी तशवीश का इजहार करता रहता है. वो ये समझता है कि जो पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं, जो पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा ना हो कि ये दहशतगर्दों के हाथ पे पहुंच जाए. तो अगर दहशतगर्दों ने इस पे कब्जा कर लिया और ये वेपन्स उनके हाथों में चले गए, सो दे कैन यूज इट अगेंस्ट यूएस एंड इट्स वेस्टर्न एलाइज. सो दिस इज हाउ द यूएस इज परसीविंग. तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि इसका जो कंट्रोल और कमांड सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, and therefore there is no threat, there is no danger of this technology and these assets going in the hands of terrorists. But still the West is concerned about it, but Pakistan is always assuring that it has a very strict command and control system and that the nuclear assets are completely safe. The next challenge to Pakistan foreign policy is the Balochistan issue. After Akbar's Bugti assassination, situation of Balochistan worsened. Attacks on national installations started and on the armed forces and civilians. तो हम देख रहे हैं कि especially after Akbar Bugti's assassination, so there was a very serious growing concern in the province of Balochistan. उसमें क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है और जो कौमी असासे हैं उन पे मुसलसल अटैक होते रहे, उन पे मुसलसल हमले होते रहे, जिसमें जो गैस पावर प्लांट्स हैं उनको धमाकों से उड़ाया जाता ताकि पाकिस्तान के जो बाकी हिस्से हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो सके. इसी के साथ द अटैक्स ऑन आर्म्ड आर्मी, द अटैक्स ऑन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, दे आल्सो इंक्रीज्ड. आल्सो द सिविलियंस वर स्टार्ट टारगेटिंग. तो वहाँ पे एक टारगेट किलिंग भी शुरू हो गई. आल्सो दे स्टार्ट दिस क्लैशेस बिटवीन एथनिक, जहाँ पे द पीपल ट्राई टू टेक द बेनिफिट एंड द टेररिस्ट aimed at such a event that they try killing the different factional groups ताकि उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो. So we see that this Balochistan issue is again becoming a problem and have become a challenge to Pakistan foreign policy. Pakistan also suspect that there is external influence in Balochistan, कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें बैरूनी हाथ का जिम्मेदार है और वो इन सबको हवा दे रही है. द एक्सटर्नल एनिमी ऑफ पाकिस्तान, द
the external interference in Balochistan. So it is creating a very unpleasant situation in the province. The countries which are not friendly towards Pakistan, so they are helping the people in the warring people in Balochistan and helping them that they create problem for the government of Pakistan. So there are small nationalist groups in Balochistan which are becoming a threat to national integration and federation. These nationalist groups, what are they demanding? They are demanding complete independence from Pakistan. They want to have a separate country with the name of Balochistan. तो इसमें ज़ाहिर बात है वहाँ के लोग तो नहीं है, ये तो बाहर से इंटरफेरेंस है जो कि इन ग्रुप्स को उकसा रही है, उनको मोटिवेट कर रही है ताकि वो ऐसे इश्यूज को आगे ले जाएं. So remember, these kind of issues, these kind of problems are creating challenges for Pakistan foreign policy. Pakistan has to deal with these external hands and has to adopt a policy that to make Balochistan a safe place. Balochistan strategic importance and China investment in Gwadar port is not liked by many states. तो अब यहाँ पे एक अहम बात हो रही है कि जो बलूचिस्तान है उसकी अपनी एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है. इट इज़ रिच इन रिसोर्सेज, स्पेशली जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं. अब जो पाकिस्तान के साथ के जो दुश्मन हैं जो कि पाकिस्तान को आगे नहीं दिखना चाहते, सो दे आर ट्राइंग दैट these resources are not utilized by Pakistan. And similarly, China is heavily investing in Gwadar port for different trade and economic purposes. तो जो बाकी states हैं, कुछ states हैं which do not want this kind of project to be completed. So they want the situation in Balochistan to be at stake. They want the situation in Balochistan to be always disturbing so that the trade activities are not promoted in this province. तो ये काफ़ी सीरियस कंसर्न है जो कि हमें बलूचिस्तान में फेस हो रहा है. Pakistan has to find ways how to deal with these kind of problem as well. The next is about Kashmir policy. Pakistan is facing a big internal challenge on its Kashmir policy. The plight of Kashmiris have not changed so far as a result of giving trade concessions to India, putting Kashmir issue in the backdrop and declining support for Kashmir cause. तो ये भी एक ख्याल किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसकी फॉरेन पॉलिसी में कश्मीर अब इतना अहम नहीं हो रहा, कश्मीर को वो अहमियत नहीं दी जा रही जो कि पहले दी जा रही थी, और जिसकी वजह से कश्मीरी एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं. कश्मीरीज की कोई कंडीशन जो उनकी हालत है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही. एंड पाकिस्तान हैज़ गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू इंडिया. इट हैज़ गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेशंस टू इंडिया इन ट्रेड. तो ट्रेड में इंडिया को काफ़ी बेनिफिट दिया जा रहा है और मकसद उसका ये है कि दोनों के बीच में ताल्लुकात बेहतर हों. जब ट्रेड बेहतर होगा तो दोनों के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे एंड देन द कश्मीर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये सही नहीं है. इंडिया के साथ आपने काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए हैं. यू आर गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स टू इंडिया, बट द कश्मीरीज आर नॉट benefiting. They are not taking advantage of these good relations. And the Kashmir issue is put behind in the foreign policy. The Kashmir issue is not highlighted now. And therefore, the support for Kashmir is also declining. So this is again a challenge for Pakistan foreign policy. Pakistan की foreign policy हमेशा कश्मीर पे फोकस रही है. It always supported the cause of Kashmiri people. लेकिन अब ये महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है अब उसमें कश्मीर को वो अहमियत नहीं दी जा रही. तो इस प्रॉब्लम को भी, इस चैलेंज को भी सॉल्व करने की ज़रूरत है. इंडियाज़ कंटिन्यूअल वायलेशन ऑफ सीज फायर एंड एक्सचेंज ऑफ फायर अक्रॉस वर्किंग बाउंड्री इज़ ऑन द इंक्रीज. कि हम ये भी देख रहे हैं कि इवन इन सारे कंसेशन के बावजूद देयर इज़ स्टिल वायलेशन ऑफ सीज फायर. There is still cross-border firing by India,
which is resulting in again the innocent killing of the civilians and the army personnel as well. तो सिचुएशन में कोई बेहतरी नहीं आई, अभी भी उसी तरह क्रॉस फायरिंग हो रही है, एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स का तबादला हो जाता है, जिसकी वजह से जो मासूम लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है. सो इंडियाज प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स इन इंडियन हेल्ड कश्मीर, और साथ में इंडिया मुसलसल पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि जो कश्मीर है उसमें जो कश्मीरी पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडिया, so they are coming from Pakistan, or they are trained by Pakistan, or they are terrorists which are supported by Pakistan. So Pakistan is always denying this stand. It say they are not supported by Pakistan, they are Kashmiri freedom fighters. लेकिन इंडिया मुसलसल पाकिस्तान को ब्लेम करता है ताकि पाकिस्तान को एम्बेरस किया जा सके. इसके अलावा जो बाकी चैलेंजेस हैं उसमें डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड एनर्जी क्राइसिस. सो वी कैन सी दैट द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग because the foreign investment is decreasing, and foreign investment is decreasing again because of law and order situation, because of security crisis, and because of energy crisis कि पाकिस्तान में एनर्जी का इशू भी है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान. Along with this, there is unwillingness of foreign sports teams and players to come to Pakistan for playing and to arrest due to security situation. तो हम ये भी देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए निहायत ही तशवीश की बात है कि जो प्लेयर्स हैं, जो टीमें हैं, so they are not coming to Pakistan for games. They are not coming to Pakistan for playing. They regard Pakistan as an insecure country and where there can be threat from the terrorist as well. So Pakistan again has to face and has to meet these challenges as well. In order to meet these challenges, there are some recommendations. कैसे इन फॉरेन पॉलिसीज के जो challenges हैं इनको सॉल्व किया जाए, उसके लिए we need a clear foreign policy. A clear foreign policy is still lacking, but the need is of devising a clear foreign policy. There is a need to quickly address these challenges. ये जो मसाइल हैं, ये जो challenges हैं, इनको हल करना है, इनको address करना है, और इसको address करने के लिए we need that there should be a clear foreign policy. There should be a clear foreign policy and a national stand on these policies. Remember, there is a need to convince the international world to help in stopping drone attacks which are against international law. तो जो पहला मसला है कि पाकिस्तान is facing a threat to its sovereignty and its freedom, so what Pakistan should do is that it should talk to the international world. It should convince the international world through a strong diplomatic initiatives कि ये जो drone attacks हैं, it is of no use. It is resulting in retaliation. It is resulting in suicide bombing and the killing of innocent people. And these drone attacks are also against international law. Therefore, these drone attacks should be stopped. पाकिस्तान खुद ही उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है. अगर कहीं पे निशानदही हो रही है, let Pakistan be told about these incidents or these targets, and then Pakistan can select the targets by itself. इसी तरह Pakistan needs to involve its friendly countries, for example China, European Union, Muslim countries, and OIC and the Western media to help in stopping drone attack through an impressive diplomatic initiatives. So it should take the help of and the cooperation of all these platforms, जिसमें OIC का प्लेटफॉर्म है, जिसमें वेस्टर्न मीडिया है, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाइना है, and friendly countries in Europe है. So Pakistan should talk to them. It should convince them that they helped in stopping these drone attacks. Pakistan should also invite Western media to visit places where drone attacks are made to observe the actual casualties of
innocent people. क्योंकि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये प्रोडक्टिव नहीं है, इसमें मासूम लोगों का ज़िया हो रहा है. तो पाकिस्तान कैन इनवाइट द वेस्टर्न मीडिया टू विजिट दोज प्लेसेस एंड सी द एक्चुअल सिचुएशन, कि जो रियलिटी है वो देखी जाए कि जो ड्रोन अटैक्स हैं दे आर नॉट प्रोडक्टिव, दे आर रिजल्टिंग इन द किलिंग ऑफ innocent people. Pakistan, in order to protect its dignity and label of being a terrorist, Pakistan need to wash away the title of extremist and project the real face as a peace-loving country. Pakistan has to fight against that image. पाकिस्तान ने बावर दिलाना है कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है. इवन पाकिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार है और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान इन वार अगेंस्ट टेररिज्म हुआ है. So this is enough to convince the world that Pakistan is helping the West in fighting against terrorism. Pakistan is a reliable ally, is a reliable friend in war against terrorism. Pakistan, through its foreign policy, is needed to present a picture that we are a responsible and moderate Muslim country. कि हम एक moderate Muslim country हैं. We are not extremist, we are a moderate and responsible country. Waziristan operation is going successfully. Now also we should negotiate and talk with the weak Taliban to help in arriving at a more sustainable peace in the region. अब पाकिस्तान का जो वजीरिस्तान ऑपरेशन है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब है, ये काफ़ी है कि पाकिस्तान इज़ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म. पाकिस्तान is bending upon eradicating these menace of terrorism. अब जब दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है, the terrorists have become weak. So now can we go for a dialogue? Can we go for a talk? क्योंकि जंगी मसाइल का हल नहीं है, उनकी ताकत को कमज़ोर कर दिया गया है. So now if Pakistan can involved in negotiations, if Pakistan can talk to these groups and make them convinced that now they are weak and now they can come to peace, they can come to settlements. So this would result in a more enduring peace in the region. Pakistan should give the message to the outside world as a democratic country that if decisions are taken in isolation without considering and honoring the sentiment of Pakistani society, it will not only inflame public opinion but also create internal security problems. तो पाकिस्तान ने बैरूनी दुनिया को ये भी बताना है कि जो फैसले हैं उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए, उसमें पाकिस्तान को बाकायदा रखा जाए, क्योंकि अगर डिसीजन बाहर से होंगे और फिर उसके बाद वो इन्फोर्स होंगे तो उनकी सक्सेस का, उनकी कामयाबी का ज़्यादा इम्कान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है. पाकिस्तान को भी यही मसाइल का सामना है. Therefore, the world should consult Pakistan. It should talk with Pakistan. It should take Pakistan into confidence while taking any decision on these kind of issues. Kashmir issue be raised on all diplomatic level, and talk on this issue shall be rescheduled and should be the main agenda. जो कश्मीर का प्रॉब्लम है उसको again it should be in the limelight. It should be in the guiding stone of Pakistan foreign policy. It should be rescheduled. It should be on the main agenda, and Pakistan should start talks with India on emergency basis. The talk with Balochistan leader and Sardar is also necessary, and in this Pakistan can take the help of the Grand Jirga. जो बलोचिस्तान के लीडरान हैं, जो सरदार हैं, जो नाराज़ उनके रहनुमा हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए और उनकी जो एहसास महरूमी है उसको दूर किया जाए. जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी उनके डिमांड्स हैं, उनको संजीदगी से लिया जाए और उनके मुताबिक काम किया जाए, ताकि जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसको भी नुकसान ना पहुंच सके. इसी के साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अट्रैक्टिव पैकेज बी इंट्रोड्यूस्ड एंड मोर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बी गिवन टू प्रोविंसेस, कि जो प्रोविंसेस हैं उनको मज़ीद आज़ादी दी जाए और बलूचिस्तान के लिए बाकायदा एक पुरकशिश पैकेज बनाया जाए,
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ पे लाई जाएं, वहाँ पे जो उनका एक ये एहसास महरूमी है कि उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे, उनको उनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा, तो वो उनको दिया जाए, वहाँ के लोगों को जॉब्स दी जाएं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स और डेवलपमेंटल प्लान्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, ताकि all the people of Balochistan are benefited by these kind of initiatives. Inviting foreign teams to come to Pakistan for playing and assuring them of complete security, also announcing attractive incentives to players to initiate foreign visits. तो बाहर की टीमों को कैसे पाकिस्तान में लाना है, इसके लिए अगेन पाकिस्तान की जो स्पोर्ट बोर्ड है, जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they have more responsibility. They have to make visits. They have to convince the teams to visit their country, and they will be given complete security. They will be given foolproof security, and they should be given different kind of incentives to come to Pakistan for playing. Tackling energy crisis on emergency basis and to provide incentive to foreign investors and guarantee of their इन्वेस्टमेंट। तो जो एनर्जी के मसाइल हैं, जो एनर्जी क्राइसिस है, उसको भी पाकिस्तान ने इमरजेंसी बेसिस पे हंगामी बुनियादों पे सॉल्व करना है। जो हमारे मसाइल हैं उसका हल हमने खुद ढूंढना है। वी नीड टू इन्वेस्ट, वी नीड टू पुट सीरियस एफर्ट्स इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। इसके अलावा जो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं उनको फुल सिक्योरिटी दी जाए, उनको गारंटी दी जाए कि जो उनकी जो investment है, this will be fully secured and guaranteed in Pakistan. Pakistan needs to reconsider, reschedule and reframe its foreign policy and set new priorities and goals to promote and protect its national interest. और इसी के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमने उसका अगेन जायज़ा लेना है। हमारे जो तरजीहात हैं, हमारे जो मकासद हैं, हमने उसको दोबारा देखना है, उसको दोबारा पॉलिश करना है, उस पर एक दफ़ा दोबारा गौर करना है, किस तरह आज के जो दौर हाज़िर के मसाइल हैं उनका भी उसमें अदराक हो, उनको बाकायदा उनका जायज़ मकाम मिले, एंड आल्सो टू हेल्प अस इन प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट. So these should be the basis of our foreign policy at present. We need to work more closely with China, Middle East and European countries as well as US. We need to involve all of our friends. We need to work with China, which is our immediate neighbor and is a very time-tested friend of Pakistan. We need to involve the Muslim countries, especially the Middle East countries. They are also very friendly towards Pakistan. So we can also take their help in addressing these problems. And similarly, we can take the help of European countries who are rich, who are developed, and they're also helping Pakistan. And we should also make US realize that Pakistan has always been a very good ally of United States and has always helped US in promoting its national interest. So Pakistan shall be given the rightful place in its foreign policy, and Pakistan shall be supported in its foreign policy. With this, we come to the end of today's lecture. Let's have a summary of today's lecture. In this lecture, we discussed about foreign policy, and we discussed